Okay. In today's class, I'm going to teach you about Mark Twain. ठीक है? मार्क ट्वाइन जो है आप जानते हो कि बहुत ही फेमस अमेरिकन राइटर हैं और उनके वर्क जैसे कि एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर एंड एडवेंचर्स ऑफ हक फिन, उसको आपने पढ़ा भी होगा, फेमिलियर भी। ठीक है, तो आज मार्क ट्वाइन के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हम देखेंगे और उनके बायोग्राफिकल स्केच से अपने आप को फेमिलियराइज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले लेट्स लुक एट हिज बायोग्राफिकल डिटेल्स एट अ ग्लांस। आज के सेशन में बहुत सारे पेपर स्टडी करने के बाद में मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपको सिर्फ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटेल्स पे फोकस करवाऊंगी, सो दैट कि आपको बहुत सारी चीज़ें मेमोराइज ना करनी पड़े। ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने कॉम्पैक्ट रखी है इन्फॉर्मेशन को। First of all, his birth name, right? We know him as Mark Twain, but it was not his birth name. When he was born, he was named Samuel Leghorn Clemens. ठीक है? And later on, he adopted this pen name Mark Twain, which he is known for today. तो ये आप बर्थ नेम उनका याद रखेंगे, सैम्यूल लेंगहॉर्न क्लेमेंस। ठीक है, एक बार एग्जाम में यूजीसी नेट के एग्जाम में एक बार आया भी है ये। नेक्स्ट है कि व्हेन वाज ही born? So he was born on November 30, 1835 is the year, right? So which century was he born in? He was born in 19th century. तो 19th century के कौन से थर्ड डेकेड में पैदा हुए वो। तो आपको पता होने चाहिए कि उनके कंटेम्प्ररी राइटर्स कौन थे। ठीक है, तो 1835 is the year when he was born. Okay, और जानते हैं 1835 में ही एक हेलीज कॉमेट देखा गया था। हेलीज कॉमेट क्या होता है? कॉमेट होता है, कॉमेट क्या होते हैं? वो हेवनली बॉडीज होते हैं। ठीक है, तो हेलीज कॉमेट जो है वो 75 या 76 सालों में एक बार देखा जाता है। ठीक है, अब वो नेक्स्ट देखा जाएगा 2061 में। तो जिस साल ये पैदा हुए थे, मार्क ट्वाइन पैदा हुए थे, दैट ईयर हेलीज कॉमेट वाज आल्सो स्पॉटेड इन द स्काई। ठीक है, और बाद में इनकी डेथ भी उसी साल में हुई, जिस साल जो है 75-76 ईयर्स के बाद में हेलीज कॉमेट वापस देखा गया। तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। मैं और कुछ चीज़ें बताऊंगी, बाद में बताऊंगी आप लोगों को। ठीक है, एंड कौन थे उनके पेरेंट्स? उनके पेरेंट्स थे जेन एंड जॉन मार्शल फ्लेमेंस। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर याद रखने वाली ये है कि जो फादर थे मार्क ट्वाइन के, उनकी डेथ हो गई थी जब मार्क ट्वाइन सिर्फ 11 ईयर्स के थे। ठीक है, तो इसके बाद में ही हैड टू लीव हिज स्कूल एंड ही स्टार्टेड वर्किंग। ठीक है, तो और उन्होंने स्टडीज़ कैसे करते थे, वो कैसे अपने आप को लिटरेचर वगैरह पढ़ा उन्होंने। तो आफ्टर हिज वर्किंग आवर्स ही यूज्ड टू विजिट पब्लिक लाइब्रेरीज। तो पहले क्या होता था, पब्लिक लाइब्रेरीज होती थी। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जैसे कि चार्ल्स डिकेंस हो गए या मार्क ट्वाइन हो गए, they had to, because of their financial condition of the family, they had to start working at a very early age. So he also started working when he was just 12 or 13, right? And he used to visit public libraries to educate himself. नेक्स्ट इज बहुत सारे उन्होंने, ही वर्कड एट मेनी ऑड जॉब्स, न्यूज़पेपर्स में उन्होंने काम किया। ठीक है, वो स्टीम बोट के पायलट भी रहे मिसिसिपी रिवर पे, क्योंकि आपको पता है कि वो कौन से कहाँ पैदा हुए थे। ही वॉज बॉर्न इन हनिबल मिसौरी। ठीक है, जो कि एक पोर्ट टाउन था। ठीक है, सी से जुड़ा हुआ पोर्ट टाउन था। तो यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर अब जब बच्चे एक पोर्ट टाउन में बड़े हो रहे हैं, ठीक है, दे आर ग्रोइंग वेरी क्लोज टू द सी, तो सी यूज टू फैसिनेट देम। तो जो मार्क ट्वाइन के फ्रेंड्स हैं, तो वो लोग आपस में जब बात करते थे, वो यही बात करते थे कि हाउ इंटरेस्टिंग इट वुड बी टू गो ऑन अ वॉयज ऑन द सी। ठीक है, और उस टाइम पे सारे बच्चों का ड्रीम ये होता था कि स्टीम बोट का पायलट बनना। ठीक है, तो ही ऑल्सो नर्चर्ड दैट ड्रीम फर्स्ट एंड देन ही एक्चुअली बिकेम अ स्टीम बोट पायलट लेटर इन हिज लाइफ। ठीक है, मिसिसिपी रिवर पे ही। और ये जो हैनिबल टाउन है, जो उनका होम टाउन है, एक पोर्ट टाउन है। ठीक है, यही इंस्पिरेशन है फिक्शनल टाउन सेंट पीटरबर्ग्स के लिए, जो कि उनके दोनों वर्क्स में आपको मिलेगा। एडवेंचर्स ऑफ हकलबरी फिन, जो कि सीक्वल था एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर।
दोनों में जो टाउन यूज हुआ है फिक्शनल टाउन है, सेंट पीटर्सबर्ग फिक्शनल टाउन है, और उसके लिए मॉडल कौन था? हनीबल, जहां पर कि मार्क ट्वाइन जो है बड़े हुए थे। ठीक है, तो न्यूज़पेपर में काम किया, डिफरेंट पोजीशंस पे, स्टीम बोट के पायलट रहे वो मिसिसिपी रिवर पे। ठीक है, एंड फाइनली ही बिकेम अ राइटर, जो कि उनकी ट्रू कॉलिंग थी, जिसकी तरफ उनका इंक्लिनेशन था। ठीक है, और जब वो वैसे भी जब ये न्यूज़पेपर एडिटर थे उस टाइम पे भी ये न्यूज़पेपर्स वगैरह में अपने ह्यूमरस स्केचेस पब्लिश किया करते थे। ठीक है, 1870 में ही गॉट मैरिड। ठीक है, एंड ही रेज्ड हिज फैमिली इन, आफ्टर व्हेन ही गॉट मैरिड, वेयर डिड ही स्टे? ही स्टेड एट हार्टफोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट इज, एक और चीज आपको याद रखने वाली है कि उन्होंने लेक्चर्स देने के लिए ही टूर द वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड में कई जगह वो गए, उन्होंने वहां पर अपने लेक्चर्स दिए। हुआ क्या था कि मार्क ट्वाइन जो हैं, जब आप उनको एज अ पर्सनालिटी समझेंगे तो आप बेटर इक्विप्ड होंगे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कर पाने में यूजीसी नेट में। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप समझें चीजों को। तो मार्क ट्वाइन जो थे, अगर आप उनकी पर्सनालिटी की बात करें तो वो बहुत ही साइंटिफिक टेम्परामेंट के थे। ठीक है, तो नई नई जो इन्वेंशन होती थी उसमें वो काफ़ी इंटरेस्ट लेते थे। आपने सुना होगा, आपने टेस्ला का नाम सुना होगा। ठीक है, एडिसन से तो आप सभी सभी वाकिफ हैं। उन्हीं के कंटेम्प्रेरी जो थे वो टेस्ला थे। ठीक है, निकोल टेस्ला। तो निकोल टेस्ला के ही फ्रेंड थे मार्क ट्वाइन, और इनफैक्ट एडिसन ने एक बार पर्सनली विजिट भी किया था मार्क ट्वाइन को, और उनको फिल्म किया था, जो मेरे ख्याल से अवेलेबल होगा यूट्यूब वगैरह पे, देखिएगा आप। ठीक है, तो साइंटिफिक टेम्परामेंट की वजह से क्या करते थे, वो नई नई चीज़ों में इन्वेस्ट करते रहते, जो पैसा राइटिंग से बनाते थे उसको नई नई साइंटिफिक इन्वेंशन में लगा देते थे। और ऐसा नहीं है कि सारी इन्वेंशन उनकी सक्सेसफुल रही, इनफैक्ट बहुत सारी इन्वेंशन उनकी फेल हो, इन्वेंशन नहीं बोलेंगे, जो उनके वेंचर्स थे जिसमें वो अपना पैसा लगा रहे थे, इन्वेस्ट कर रहे थे, वो फेल हो गए, जिसकी वजह से क्या हो गया, वो डेट में चले गए। ठीक है, ही इनकर्ड अ लॉट ऑफ डेट, और फाइनली फिर उन्होंने क्या करना शुरू किया, उन्होंने वर्ल्ड टूर करना स्टार्ट कर दिया। एंड उन लेक्चर्स से जो उनको पैसा मिलता था, उन्होंने अपना डेट पे किया। तो अगर हम मार्क ट्वाइन की बात करें तो मार्क ट्वाइन एक ऐसे इंसान थे जो लाइफ की किसी भी सिचुएशन से बॉक डाउन बहुत आराम से नहीं होते थे। वही आपको उनके वर्क में देखने को मिलेगा, वो ह्यूमर देखने को मिलेगा, वो विट देखने को मिलेगा, वो एक एडवेंचर के लिए जो एक क्वेस्ट है, जो भूख है, वो देखने को मिलेगी। ठीक है, दो तीन इंसिडेंट ऐसे रहे मार्क ट्वाइन की लाइफ के जिन्होंने उनको पर्सनली बहुत इम्पैक्ट किया। वो कौन से थे? ठीक है, एक था जो उनके भाई थे। ठीक है, उनके भाई की डेथ हो गई, जिस स्टीम बोट के पायलट थे। ठीक है, पेनिसिल्वेनिया नाम था उसका। जो स्टीम बोट के पायलट थे वो उसी बोट पर उन्होंने अपने भाई को भी हायर करवा लिया था। ठीक है, बट एक बार क्या हुआ कि जब पेनिसिल्वेनिया वॉयज के लिए निकली थी तो उसका एक बॉयलर जो है वो बर्स्ट हो गया, उसमें ब्लास्ट हो गया, और उस ब्लास्ट में उनके भाई की डेथ हो गई। तो जिसका कि उन पे बहुत इम्पैक्ट रहा, बहुत ही गिल्ट उनको रहा। ठीक है, और एक और चीज कही जाती है मार्क ट्वाइन के बारे में कि मार्क ट्वाइन के लिए कहा जाता है कि उनकी साइकिक एबिलिटीज थी। साइकिक होना जानते हैं क्या होता है? साइकिक का मतलब होता है कि यू आर एबल टू फोरसी द इवेंट्स विच विल हैपन इन द फ्यूचर। फ्यूचर में होने वाली जो घटनाएं हैं, अ साइकिक इज एबल टू get some idea, a psychic is able to foresee those events। ठीक है, तो जैसे कि जब इनके भाई की डेथ हुई, जो वो बॉयलर के बर्स्ट होने से पेनिसिल्वेनिया पे, वो जो है वो उन्होंने पहले ही अपने ड्रीम में देख लिया था। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने अपनी खुद की डेथ जो है वो पहले से देख ली थी। उन्होंने पहले ही कहा था कि मैं उस साल आया हूँ जब ये कॉमेट देखा गया है, हेलीज कॉमेट देखा गया है, एंड आई विल डाई द ईयर व्हेन हेलीज कॉमेट विल कम बैक, एंड ही डाइड द सेम ईयर। ठीक है, और क्योंकि उनका बहुत इंटरेस्ट था साइकिक चीजों में, इसलिए वो जो है उनके वर्क्स में भी आपको ये थीम देखने को मिलेगी। ओके,
तो ये आपको मैंने एक बहुत सिर्फ फैक्ट्स नहीं बताए, मैंने आपको थोड़ा सा मार्क ट्वाइन किस तरीके के इंसान थे और उनकी लाइफ के क्या इम्पोर्टेंट इंसिडेंट थे जिन्होंने इम्पैक्ट किया, वो आपको बता दिया। एक और इंसिडेंट है जिन्होंने उनको डीपली इम्पैक्ट किया, वो था उनके डॉटर की डेथ। ठीक है, उनकी डॉटर की डेथ हो गई थी एट अ यंग एज, and that impacted him very deeply because at heart he was a very humorous but a very loving and emotional being as well. So his daughter's death deeply impacted him. ठीक है, अब हम बात करें कि उनकी एज अ राइटर, एज अ करियर की, तो उनकी जो पहली स्टोरी है, देखो कोई भी राइटर का पहला नॉवल, लास्ट नॉवल, पहली स्टोरी सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इनकी जो पहली पब्लिश स्टोरी थी वो आई थी 1865 में। ये ईयर आप जहाँ पर जॉट डाउन कर रहे हैं नोट्स, वहां पर नोट डाउन कर लीजिए 1865। देखिए 1835 में बॉर्न हो रहे हैं, 1865 में ही इज राइटिंग हिज फर्स्ट स्टोरी। ओके, और क्या नाम था उस स्टोरी का? उसका नाम था द सेलिब्रेटेड जंपिंग फ्रॉग ऑफ कैलावेरस कंट्री। ओके, बहुत ही एक ह्यूमरस स्टोरी थी ये, जिसने कि इनको ओवरनाइट फेमस कर दिया था, बहुत ही सक्सेसफुल हुई थी ये। ओके, तो ये आपने कुछ बेसिक फैक्ट्स जान लिए हैं और इम्पोर्टेंट इंसिडेंट जान लिए हैं मार्क ट्वाइन की लाइफ के। क्योंकि मैं आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रही हूँ तो मुझे एक रिकॉर्डेड लेक्चर जैसा लग रहा है, बट नेवरदलेस आई टेक योर क्वेश्चन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन वाया कमेंट्स। लेट्स मूव ऑन टू हिज राइटिंग स्टाइल। ठीक है, उनका राइटिंग स्टाइल क्या था? मैंने बता दिया आपको कि उनका जो नैरेटिव है, जो उनकी स्टोरी टेलिंग थी, उसमें आपको ह्यूमर बहुत देखने को मिलेगा। जब आप उनके वर्क्स पढ़ेंगे, शॉर्ट स्टोरी पढ़ें या फिक्शन पढ़ें, इवन नॉन फिक्शन जब उनका पढ़े, ठीक है, तब भी आप स्माइल किए बिना और लाफ किए बिना नहीं रह पाएंगे। तो ह्यूमर वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन हिज राइटिंग। ठीक है, और विलियम फॉकनर जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं विलियम फॉकनर के बारे में। विलियम फॉकनर ने कहा उनको द ग्रेटेस्ट ह्यूमरिस्ट दैट अमेरिका हैज प्रोड्यूस्ड। ओके, ये किसने कहा उनके बारे में? ये कहा उनके बारे में विलियम फॉकनर ने। ठीक है, तो दोनों चीज पता होनी चाहिए कि विलियम फॉकनर ने क्या कहा उनको, द ग्रेटेस्ट ह्यूमरिस्ट बताया। ठीक है, और अगर ये पूछ लिया जाए कि विलियम फॉकनर इनको मार्क ट्वाइन को द ग्रेटेस्ट ह्यूमरिस्ट किसने बोला, तो आपको पता होना चाहिए कि विलियम फॉकनर ने बोला। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एक और जो इम्पोर्टेंट चीज आती है वो जेन ऑस्टन। ठीक है, तो जो ये थे मार्क ट्वाइन थे, उनको जेन ऑस्टन के वर्क्स नहीं पसंद थे, ना उनके कैरेक्टर्स पसंद थे, जो उनके फिक्शन में, उनके नॉवेल्स में कैरेक्टर्स थे। तो जो है एक राइवलरी सी रही। ओके, एक क्योंकि ऑल्दो जेन ऑस्टन के जो वर्क्स है उसमें भी बहुत विटी होते थे, और इनके जो थे मार्क ट्वाइन के, वो ह्यूमरस होते थे। ठीक है, और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड काइंड ऑफ ह्यूमर होता था। ठीक है, बहुत ही इनफॉर्मल काइंड ऑफ ह्यूमर होता था, जबकि जेन ऑस्टन के डायलॉग्स या विट देखें तो वो बहुत सोफिस्टिकेटेड होती थी। ये मेन डिफरेंस है। ठीक है, तो इनको मार्क ट्वाइन को जेन ऑस्टन के वर्क्स जैसे प्राइड एंड प्रेजुडिस जो इतना पॉपुलर है, सेंस एंड सेंसिबिलिटी इतना पॉपुलर है, वो ही यूज्ड टू हेट डिटेस्ट दोज वर्क्स। और उन्होंने फेमस एक कमेंट किया है जेन ऑस्टन के बारे में, वो है कि शी मेक्स मी हेट ऑल हर पीपल विदाउट रिजर्व। ठीक है, that I dislike, he said that I dislike all the people that I meet in her works. ऐसा नहीं कि वो जेन ऑस्टन से नफरत करते थे, उनको उनके वर्क पसंद नहीं थे, वो जो कैरेक्टर्स क्रिएट करती थी वो पसंद नहीं थे। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ लिया जाता है तो अपने दिमाग में एक इमेज रख लीजिए कि जेन ऑस्टन ने तलवार निकाल रखी है और मार्क ट्वाइन ने तलवार निकाली है, एंड दे आर लॉकिंग हॉर्न्स। ठीक है, तो ये इमेज भी ध्यान में रख लेंगे आप, तो आपको ये याद रखने में आसानी रह जाएगी कि मार्क ट्वाइन को किसके वर्क नहीं पसंद थे और क्या उन्होंने कमेंट किया था और किसके बारे में किया था। ठीक है, अब लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, मार्क ट्वाइन के बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज पढ़ने वाली है वो उनके वर्क्स हैं। ठीक है, उनके वर्क्स में भी आज हम लोग सिर्फ उनके फिक्शन पे फोकस कर रहे हैं, उनके नॉन फिक्शन को हम नहीं ले रहे हैं आज की क्लास में। ओके,
तो नॉवेल्स की अगर हम उनकी बात करें तो उनके नॉवेल्स में मैंने ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहाँ पर चारों वर्क्स लगा दिए, ठीक है। द स्क्रीन इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज हैव अ लुक एट इट। You have to remember names of all four works along with the year of publication. Okay, that should be clear to everyone. So the first work was The Adventures of Tom Sawyer, okay, which was published in the year 1876. Okay, then the next was The Prince and the Pauper, which was the next work, The Prince and the Pauper. Okay, and The Prince and the Pauper was published in which year? It was published in the 1882. Okay, it was published in 1882. I'll also be giving you summary of The Prince and the Pauper in today's class. Okay, it was very popular, and this work, The Prince and the Pauper, okay, it has been adopted for television shows, movies have been made. Okay, next is Adventures of Huckleberry Finn, or no, popularly known as Adventures of Huck Finn. Okay, it was sequel of Tom Sawyer, and it was published in the year 1884. Okay, so you can clearly see that he was most active, or he was most productive in terms of literary production in the 80s. Okay, so 1882 came The Prince and the Pauper, 1884 came Adventures of Huckleberry Finn, and finally in the year 1889 came, this is Connecticut Yankee in King Arthur's Court, right? A Connecticut Yankee in King Arthur's Court. It came out in 1889, right? So please remember all these works with their date of publication in this chronological order. अगर chronology से पे बेस पे क्वेश्चन आ गया तो वो आपको इस स्लाइड की हेल्प से करने में आसानी होगी. Now we are going to look at the summary part. Okay. तो आज ये जो चार वर्क्स हैं समरी ही हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है. और उसके बाद में हम एक क्वेश्चन लेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर. सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि जो द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर है, इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट थीम है आपकी स्लेवरी की, ठीक है. जिस हनिबल टाउन में, ठीक है, मिसौरी में जो हनिबल टाउन था, जो पोर्ट टाउन था जहाँ पर कि मार्क ट्वेन बड़े हुए, और जिस टाइम पे वो बड़े हो रहे थे उस टाइम पे वहाँ पर स्लेवरी जो थी वो लीगल थी, ठीक है. और बहुत सारे जो थे ब्लैक स्लेव्स थे, तो उनके वर्क्स में आपको वो ब्लैक स्लेव्स पे बेस्ड कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, और किस तरीके से कंटेम्प्रेरी सोसाइटी उन स्लेव्स को ट्रीट करती थी, जो बायस था वो भी आपको देखने को मिलेगा. तो ये थीम याद रखिएगा कि द एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर, द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर में एक जो थीम है, इम्पॉर्टेंट थीम है, वो है स्लेवरी, ठीक है. है क्या ये स्टोरी, पता है आप लोगों को, ठीक है. स्टोरी है एक यंग बॉय की जो बहुत ही मिस्चीवियस है, बहुत विटी है, बहुत क्रिएटिव है, ठीक है. टॉम सॉयर, ठीक है, जो अमेरिका में रहता है, और कौन से सेंचुरी में बड़ा हो रहा है, ऑब्वियसली 19. Okay, I hope you people are with me. Okay, let's resume the class, right? I hope I'm audible. Please confirm once Yes, ma'am. again. And I'm sharing my screen again. Please confirm once again if I'm audible. Okay, all right, okay.
राइट। एंड इसमें आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि टॉम सॉयर की, बिकॉज ही यूज टू लिव विद हिज आंट, ठीक है, तो उनका क्या नाम था? द नेम ऑफ हिज आंट वाज आंट पॉली, ओके। तो ही यूज टू लिव इन सेंट पीटरबर्ग. St. Petersburg is the setting of the novel The Adventures of Tom Sawyer, as well as Huckleberry Finn. I have already told you it's a fictional town and which town it is modeled upon. Okay. And the name of his aunt was Aunt Polly. Remember that. And what was the name of his half brother? The name of his half brother was Sid. Easy to remember. Very Indian sounding name. Remember that movie Wake Up Sid. So you'll be able to remember this. And cousin Mary. So the characters and their names, they are also at times important. So don't just focus on the story. Please make it a point to remember the names of the main characters as well. Okay. So this is, I'm just touching upon what this novel is all about. So remember the town, St. Petersburg, setting 19th century St. Petersburg, when slavery was legal, right? He used to live with his aunt, whose name was Aunt Polly, his half brother, right, Sid, and his cousin Mary. And then the novel is all about his day-to-day adventures, how he used to find fun and excitement in the mundane life. ठीक है. नेक्स्ट जो है द प्रिंस एंड द पॉपर है. ठीक है. प्रिंस एंड द पॉपर की स्टोरी मैंने थोड़ा सा यहाँ पर ले ली है, मैं बता देती हूँ है क्या. ठीक है. इसमें सेटिंग है इसकी कौन सा ईयर? 1547. जहां पर नोट्स लिख रहे हैं वहां पर लिख लीजिए आप कि व्हाट इज द सेटिंग? 1547. ओके. एंड कौन से किंग, ठीक है, एक और कौन सा हिस्टोरिकल फिगर इसमें अपीयर होता है? द नेम ऑफ द हिस्टोरिकल फिगर इज किंग, ठीक है, this is Edward the Fourth, right? What was the king? Edward the Fourth, right? And क्या स्टोरी का बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड ये है कि एडवर्ड जो फोर्थ जो है, जो कि उस टाइम रूल कर रहे थे 1547 में, ठीक है, ही वांटेड अ ईयर टू द थ्रोन, राइट? ही हैड ओनली daughters and some of the kids were stillborn. I mean, they were born dead. So he wanted a heir to the throne, a boy. ठीक है. And finally, after a long wait, who was born? Prince Edward was born. ठीक है. तो ये जो टाइटल है द प्रिंस एंड द पॉपर, इसमें जो प्रिंस है, हु वॉज द प्रिंस? प्रिंस एडवर्ड के लिए यूज किया गया है, एडवर्ड द फोर्थ, फादर के लिए नहीं. ठीक है. उनके बेटे प्रिंस एडवर्ड के लिए यूज किया गया है. एंड हु इज द पॉपर इन द टाइटल? ठीक है. पॉपर का कैरेक्टर का नाम है टॉम कैंटी. ये आप याद कर लें या लिख लें. ठीक है. टॉम कैंटी. ठीक है. ये जो है पॉपर का वैसे मतलब होता है अ पुअर बॉय, समवन हु इज वेरी पुअर, ओके, हु लिव्स ऑन द स्ट्रीट इन अ वे. ठीक है. तो होता क्या, स्टोरी कैसे डेवलप होती है कि प्रिंस एडवर्ड जो हैं वो इतने सालों के वेट के बाद पैदा हुए हैं, उनको बहुत, वो रॉयल फैमिली में पैदा हुए हैं. ही इज बॉर्न टू the King Edward the Fourth, right? And he's being treated with a lot of love. He's pampered a lot. And फिर क्या होता है कि एक दिन वो मिलते हैं, ऐसे ही बाहर निकलते हैं किंगडम से, एंड वो he bumps into a boy who is very poor, who is a street boy. His name is Tom Canty. ठीक है. और दोनों एकदम रिजेंबल करते हैं, दोनों का चेहरा इतना रिजेंबल करता है कि दे कैन पास फॉर आइडेंटिकल ट्विंस. ठीक है. तो वो लोग के दिमाग में, दोनों यंग हैं, दोनों एडवेंचरस हैं, तो दोनों को क्या सूझता है? दोनों को सूझता है कि तुम मेरे कपड़े पहन लो, मैं तुम्हारे कपड़े पहन लेता हूँ. नो वन विल बी एबल टू टेल अपार्ट कि कौन प्रिंस है कौन पॉपर है. ठीक है. तो प्रिंस जो होता है, टॉम जो है, वो प्रिंस के कपड़े पहन लेता है, और प्रिंस जो है वो पॉपर की तरह ड्रेस्ड अप हो जाता है. और प्रिंस चला जाता है जहां पर टॉम रहता है, जिस स्ट्रीट में, और टॉम चला जाता है उस महल में. ठीक है. और फिर किस तरीके से इतनी सारी ह्यूमरस सिचुएशन पैदा होती हैं. दिस इज व्हाट दिस नॉवल इज ऑल अबाउट. क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंजेन्युअस स्टोरी थी, तो ये टेलीविजन शोज और मूवीज में, I mean, this novel was adapted in a movie as well as for television shows. ठीक है. तो इसकी स्टोरी आई होप याद रहेगी. स्टोरी आपको याद रह जाएगी क्योंकि बहुत ही इंगेजिंग है, इंटरेस्टिंग है. आपको याद रखने वाली चीज है कि कौन से ईयर में बेस्ड है. ठीक है.
द प्रिंस जो टाइटल है उसका जो प्रिंस है वो किसको डिपिक्ट करता है, प्रिंस एडवर्ड। और पॉपर कौन है, पॉपर इज टॉम कैंटी और पुअर स्ट्रीट बॉय। ठीक है, नेक्स्ट है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब है द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन। एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन आपको ऑलरेडी पता है कि क्या है, ये सीक्वल है एडवेंचर्स टू टॉम सॉयर का। तो इसमें हमारा जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो है हकलबेरी, जिसको कि हक, ठीक है, जो उसका शॉर्ट नेम है वो हक करके बुलाया जाता है। एंड वो है, उसको अडॉप्ट कर लेती है एक विडो जिसका नाम है विडो डॉग्युलस। ठीक है, तो ही वॉज अडॉप्टेड, ही वॉज एन ऑर्फन, सो ही वॉज अडॉप्टेड बाय अ विडो, हर नेम इज मिस डॉग्युलस। एंड शी इज वेरी स्ट्रिक्ट, उसको लगता है कि ही नोज नो मैनर। ठीक है, ये स्ट्रीट बॉय है और वो कोशिश करती है उसको सिविलाइज करने की। तो इसमें बहुत ह्यूमर क्रिएट होता है कि किस तरीके से वो उसको सिविलाइज सोसाइटी के मैनर सिखा रही है, एंड हाउ ही रेजिस्ट एंड डिटेस्ट दोज थिंग्स। तो फिर क्या होता है कि पैप करके उसके जो है, देयर इज दिस कैरेक्टर हु अपीयर्स एंड ही रैन अवे फ्रॉम होम। एंड फाइनली क्या होता है, वो एक जगह पर पहुंचता है जहां पर कि उसको मिलता है एक मिस वॉटसन का कैरेक्टर है। ठीक है, तो मिस वॉटसन का जो स्लेव है, ये कैरेक्टर का नाम इम्पॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए एग्जाम में कि मिस वॉटसन के स्लेव का क्या नाम था या इसमें स्लेव कैरेक्टर कौन था, तो उसका नाम था जिम। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो हक है ये एक दिन भाग जाता है। ठीक है, और भाग करके कहाँ चला जाता है, ये जिम से मिलता है और फिर ये बहुत सारे एडवेंचर्स करते हैं और स्टोरी डेवलप होती है। ठीक है, तो 3 कैरेक्टर्स मैंने आपको इसमें बताए, मिस वॉटसन का, उनके ब्लैक स्लेव जिम का, ठीक है, हक का, और उनकी जो जिस विडो ने अडॉप्ट किया था डॉक्यूलस का। ठीक है, और लोगों के जब वो भागता है हक, तो लोगों को लगता है कि उसका मर्डर हो गया, किसी ने उसको मार दिया। ठीक है, और शक किस पे करते हैं, वो जिम पे शक करते हैं उसके मर्डर का। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो स्लेव कैरेक्टर्स हैं, जो ब्लैक कैरेक्टर्स हैं, उन पे ही any suspicion would fall on those characters। तो ये भी आपको थोड़ा सा मैंने प्लॉट भी बता दिया है कि किस तरीके से he feels as if he is murdered and then the suspicion fell upon the black slave of Miss Watson whose name was Jim। ठीक है, then है a connectic Yankee in King Arthur's court। ठीक है, इसकी क्या कहानी है, ये बिल्कुल मैंने शॉर्ट में यहाँ पर लिख दिया है, स्लाइड पे जाइएगा और वापस पढ़िएगा क्लास के बाद में जब मैं शेयर कर दूँ। इसका प्रोटैगनिस्ट जो है हैंक मॉर्गन है। अगर आप लोग कैरेक्टर की लिस्ट मेंटेन कर रहे हैं तो आज की क्लास के बाद में पीपीटी में से ये सारे कैरेक्टर उस लिस्ट में ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो हैंक मॉर्गन का कैरेक्टर हमें मिलता है अ कनेक्टिकट यांकी इन किंग आर्थर्स कोर्ट में। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो कैरेक्टर है हैंक का, जो कैरेक्टर है, हैंक को हैंकी से याद रख लीजिए, हैंक का कैरेक्टर। हैंक का कैरेक्टर क्या है, वो ट्रैवल करके पहुंच जाता है कब, आपने आर्थुरियन लेजेंड्स पढ़े हैं, तो किंग आर्थर का जो पैलेस होता है कैमलॉट, ठीक है, वहां पहुंच जाता है ये। और वहां पर, और ये होता क्या है, हैंक कैसा कैरेक्टर होता है, ही इज समवट लाइक मार्क ट्वाइन। ठीक है, बहुत सारी नॉलेज है उसको, साइंस में बहुत इंटरेस्टेड है, टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्टेड है, मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो वहां पर वो पहुंचता है तो वो बहुत पावरफुल हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे लोगों को साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में पता ही नहीं है, आर्थुरियन टाइम में। ठीक है, और वो वहां जा करके बहुत पॉपुलर हो जाता है, लोग उसको बहुत फेमस समझने लगते हैं, और लोग उसको किस नाम से बुलाने लगते हैं, क्या निकनेम उसको देते हैं, उसको निकनेम देते हैं द बॉस का। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि हैंक मॉर्गन को आर्थुरियन किंग आर्थर के पैलेस में क्या नाम से जानने लगते हैं लोग, तो क्या नाम देते हैं उसको, निकनेम द बॉस। ठीक है, और जो वहाँ की मेडिवल सोसाइटी है वो उनको टेक्नोलॉजी के बारे में बताने लगता है। और जिस एज में, क्योंकि 19th सेंचुरी की सेटिंग है जिसमें मार्क ट्वाइन थे, तो उस एज की क्या वैल्यूज थी, वो एज इमोशंस के ऊपर लॉजिक को वैल्यू करती थी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी। ठीक है, साइंस को बहुत वैल्यू देती थी, तो वो सारी वैल्यूज उनको सिखाने की कोशिश करते हैं। फिर इसमें एक कैरेक्टर है मर्लिन का। ठीक है, मर्लिन, ठीक है, एक हॉलीवुड एक्ट्रेस है ना, मर्लिन मॉनरो। ठीक है, तो मर्लिन का एक कैरेक्टर है, ये उस कैरेक्टर उस पर बेस्ड नहीं है, बस मैं याद करने की एक ट्रिक बता रही हूँ।
मर्लिन। तो लास्ट में स्टोरी कैसे एंड होती है कि मर्लिन जो होती है वो एक मैजिक स्लीप जो है उसमें डाल देती है हैंक को। शी नोज सम मैजिकल ट्रिक्स, सो शी यूजेस दोज ट्रिक्स अपॉन हैंक एंड शी पुट्स हिम टू स्लीप। और जब हैंक उठता है तो वो कहाँ पाता है अपने आप को? 19th सेंचुरी कनेक्टिक में पाता है। ठीक है, तो ये स्टोरी है अ कनेक्टिक यांकी इन किंग आर्थर्स कोर्ट। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कितनी इंजेन्युअस स्टोरी लाइन ली है मार्क ट्वाइन ने। ठीक है, तो सारे जो 4 पॉपुलर फिक्शंस हैं कब पब्लिश हुए, क्या उनकी मोटी मोटी स्टोरी लाइन है वो मैंने बता दी है, क्या कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, हमने